साथियों, मैं विवेक सिंह, क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम हैं लखनऊ में, और आज हम बात करेंगे टी प्रसाद जी से, जो कि एक पूर्व आईएएस और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार। लेकिन सर, उसके बाद सर आपने कहते हैं ना सर, आप लोकतांत्रिक पार्टी, लोग किस तरह से लोकतांत्रिक, सर आपने भी लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है, आप कहते हैं लोकतांत्रिक पार्टी, आपकी पार्टी किस तरह से लोकतांत्रिक है? पार्टी तो सभी हैं, सभी रजिस्टर्ड होते हैं, सभी पार्टी में लोकतंत्र होता है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक। आपने पार्टी का गठन किया, आपके सभी लोग हैं, आप उसके फाउंडर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, अब उस आपने किसी और को अध्यक्ष बनाया। तो सर, क्या आपके ऐसी पार्टी में क्या ऐसी चीज़ है कि जो आप पार्टी को लोकतांत्रिक कहते हैं सर, बताएं। देखिए, ऐसा है कि अब जिनको लोकतंत्र की समझ हो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि ये देश विविधता का देश है और बहुत बड़ा देश है। इसमें विभिन्न भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, विचार, दर्शन, सोच के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जब विविधता है तो ये विविधता के लिए ही लोकतंत्र बनाया गया है। लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता, जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के लिए तो ठीक है, जनता का भी चलो ठीक है, लेकिन जनता द्वारा, तो जनता की परिभाषा में क्या एक व्यक्ति आएगा हरदम, क्या एक परिवार आएगा, या एक जाति आएगी? ये नहीं आएगी ना। जो भी लोकतंत्र समझता है वो समझ सकता है। और लोकतंत्र का ये अर्थ हुआ कि सबका प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें राजनीतिक न्याय की बात कही गई। राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ कि इस देश में सभी लोगों को मुखिया बनने का अधिकार होना चाहिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तभी तो बनेगा जब वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा। ज़्यादातर पार्टियां हमारे देश में ऐसी हैं, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी और कुछ वामपंथी दलों को छोड़ करके, जिसमें आज तक जिसने पार्टी का निर्माण किया वही आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है। और जब वो आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, अब उनके लोगों का कहना है कि भाई हमारे यहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ रजिस्टर्ड होने से पार्टी लोकतांत्रिक नहीं हो जाती। रजिस्ट्रेशन में तो यही है ना कि हर 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद हमारे पार्टी में चुनाव होगा। तो चुनाव तो हो गया, चुनाव हो गया, चुन लिए गए रामलाल चुन लिए गए, फिर चुन लिए गए, फिर रामलाल चुन लिए गए, फिर बिहारी लाल उनके लड़के चुन लिए गए, फिर बिहारी लाल के लड़के अनोखे लाल चुन लिए गए। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना। आप ये भी तो कर सकते हैं कि भाई पार्टी के संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकाल निर्धारित कर दीजिए कि भाई 1 कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3 कार्यकाल, जो भी पार्टी का एजेंडा हो, लेकिन लगे कि लोकतांत्रिक है। अब आप कह दो कि 4 कार्यकाल के बाद हटेंगे और 5 साल का 1 कार्यकाल होगा तो 20 साल हो गया, तो ये कौन सा, एक ही आदमी को 20 साल बाद वो रहेगा, फिर उसका लड़का हो जाएगा। तो देखिए, एक तो हुआ कि चुनाव आयोग द्वारा आप रजिस्टर्ड हैं तो अपने को लोकतांत्रिक मान लीजिए, आपके पार्टी में चुनाव की व्यवस्था है, आप अपने को लोकतांत्रिक मान लीजिए। तो ये तो लोकतंत्र का दिखावा है, ये वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी वो हैं जहां बूथ अध्यक्ष से लेकर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकार के रूप में कि असली पावर सारी करीब करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब सारी पावर है तो पार्टी संगठन में ही अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे? इसीलिए आज तक जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये व्यक्ति, परिवार और जाति पर आधारित दल, फिक्स है कि फलाने राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फलाने ही होंगे। ये तो जुमलेबाजी है कि भाई चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमारे विधायक मंडल दल चुनेगा, यानी जो विधायक मंडल दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसी ढंग से जो पार्लियामेंट में जो पार्टी इन मेजॉरिटी होगी उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में आएंगी उसका नेता बनेगा। लेकिन अगर ये जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां केंद्र में पहुंच जाएं तो उनका तो फिक्स है ना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।
बाकी तो सब औपचारिकता है कि विधानमंडल दल के लोग चुनेंगे, तो चुन तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी दूसरे को चुना गया? नहीं चुना गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वही विधायक के टिकट देते हैं, वो कौन विधायक बनेगा वही तय करते हैं। तो जब वही पावर है उनके पास, तो किसकी वहाँ हिम्मत है, किसकी औकात है भाई कि उनके विरोध में बात करेगा? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल आपको पार्टी से निकाल कर बाहर कर देंगे। तो जहाँ एक व्यक्ति, एक परिवार का व्यक्ति, एक जाति का भी व्यक्ति अगर निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उस पार्टी को सही अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, सिर्फ औपचारिक है। कुछ चीज़ें होती है ना कि कानूनी रूप से लोकतांत्रिक है, लेकिन जो लोकतंत्र की नैतिकता है, जिसको डेमोक्रेटिक इथिक्स कहते हैं, जो एक नीति नैतिकता है लोकतंत्र की, उनके अनुसार वो लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब आपका कहने मतलब आज की जो पार्टियां हैं वो एक जाति और एक परिवार तक सीमित हैं, लोकतांत्रिक का केवल ढोल करती हैं, दिखावा करती हैं। देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कुछ वामपंथी दलों को छोड़ करके कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सीमित अर्थों में लोकतांत्रिक है, क्योंकि आज तक, अभी तक तो एक सिर्फ बंगारू लक्ष्मण जी को छोड़ करके उसमें सभी सवर्ण जाति के ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। लेकिन यह है कि भाई उन सवर्ण वर्ग में भी उनका व्यक्ति बदल रहा है ना। आज भारतीय जनता पार्टी में 8 या 9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हाँ, आप जो हमारे ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बीच से पूरे देश का एक कोई दल बता दीजिए जिसमें कि एक भी कोई भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। कोई ऐसा दल नहीं है भूतपूर्व कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब वर्तमान ही हैं और वही चले आ रहे हैं, या उनका बेटा चला आ रहा है, या उनके परिवार का चला आ रहा है। तो अगर व्यक्ति, परिवार और जाति का ही रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होता रहेगा, तो कभी भी वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होगी। इसलिए ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हैं। अब किसी को कहना है तो अपने को लोकतांत्रिक कहता रहे, अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर, आपकी पार्टी के क्या एजेंडे, जैसे आपने कहा लोकतांत्रिक पार्टी, तो आपकी पार्टी कैसे लोकतांत्रिक है? आपने ऐसे कहा कि आपका और कहाँ कहाँ आपने पार्टी करे, आज के समय में आप जिस लोकतांत्रिक पार्टी की बात कर रहे हो और जो लोग चाहते हैं कि एकदम से सत्ता में आ जाएं, हम लोग कुछ आ जाएं, लेकिन आप जिस तरह से चाह रहे हो वो चीज़ों में तो ऐसा अभी आज के दौर में क्या संभावना है, कितना मतलब समय लगेगा, कितना, कैसे, क्या आप कहाँ कहाँ आपने अपना पार्टी को डेवलप किया है, ज़रा बताएं। देखिए, संभावना तो इस देश में लोकतांत्रिक पार्टी का ही है, और बीजेपी ने, हालांकि हम उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका जो संगठन का तरीका है वो भले, जैसा मैंने कहा, सीमित लोकतांत्रिक है, लेकिन सीमित लोकतंत्र है, इसलिए पूरे देश में छा गए वो। तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो व्यक्ति के लाभ के लिए बना रहे हैं, परिवार के लाभ के लिए बना रहे हैं, जाति के लाभ के लिए बना रहे हैं, एक क्षेत्र के लाभ के लिए बना रहे हैं कि पूरे देश के लिए बना रहे हैं? तो पॉलिटिकल पार्टी तो पूरे देश के लिए लाभ के, देश के विकास के लिए बनता है ना। राष्ट्र और देश मजबूत करने के लिए बनता है। तो राष्ट्र और देश स्तर की पॉलिटिकल पार्टी क्या कभी एक व्यक्ति से, एक जाति से, एक परिवार से बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इतना सबको सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति हो तो समझ में आ जाना चाहिए। अलग अलग सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। एक जाति से देश का निर्माण नहीं हो सकता, राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो जब सभी को मौका मिलना चाहिए तो पार्टी में भी देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, देश की विविधता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तभी आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना पाएंगे, तभी आप केंद्र पर बैठ पाएंगे, तभी आप केंद्र से अपनी नीतियों का क्रियान्वयन कर पाएंगे। अन्यथा आप व्यक्ति, परिवार और जाति को लेकर चलेंगे तो आप सीमित हो जाएंगे, और यही दुर्भाग्य है। जैसा आप कह रहे हैं, काम तो बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आज दलित, पिछड़ों में या अल्पसंख्यक में, आदिवासी समाज में जो लोग भी नेता हो गए, पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर लिए हैं और सत्ता में भी आ गए। कोई मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, कोई मंत्री तक पहुंच गया, कुछ लोग विधायक तक भी बन गए। तो ऐसे
लोग हैं जो साधन संपन्न हो गए, उनके पास कार्यालय भी है, दिल्ली में भी है, राज्यों में भी है, जिलों में भी है, सत्ता में रहे बना भी लिया, संसाधन भी है उनके पास, उनके लोग भी मजबूत हो गए। तो मजबूत तो हो गए, अब ऐसे लोगों के सामने पार्टी खड़ा करना मुश्किल का काम तो है, लेकिन विचारधारा प्रमुख होती है, संसाधन प्रमुख नहीं होते। संसाधन चाहिए पार्टी को, लेकिन अगर व्यक्ति को विचारधारा समझ में आ गई तो बड़े बड़े संगठन अपने आप खड़े हो जाते हैं। अगर जनता को एक बात समझ में आ गई कि भाई हम शोषित और वंचित समाज के लोग केंद्र की कुर्सी पर, केंद्र की सत्ता पर तभी काबिज हो पाएंगे जब हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बिना लोकतांत्रिक संगठन के नहीं बन सकती। हर जाति को, हर क्षेत्र के लोगों को, प्रतिभाशाली जितने लोग हैं सबको उसमें स्पेस देना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा। तो जब ये सब देना पड़ेगा तो वो सोच करके पार्टी चलानी चाहिए ना। तो आज पूरे देश में शोषित वंचित समाज से कोई पार्टी है जो इन चीज़ों से, इन बुराइयों से ऊपर उठ पाई हो? ऐसा कोई एक नेता बता दीजिए। आप तो पूरा देश देख रहे हैं, देख लीजिए, एक नज़र डालिए पिछड़े और दलित समाज में, आदिवासी समाज में, जिसको दो बिरादरी, कोई नेता ऐसा है जो पिछड़ों की दो बिरादरी उसको मोहब्बत करती हो दिलो जान से, ये मेरा नेता है कोई नेता पूरे देश में? कोई दलितों का, दलित समाज से यानी शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से एक कोई नेता बता दीजिए जिसको दो जातियां दिलो जान से मोहब्बत करती हो। कोई ऐसा नेता नहीं है। सर नेता तो हैं सर, और उन्होंने अपने से काम भी किए हैं, लेकिन सर जिस तरह से आप कह रहे हो कि परिवार और वंशवाद, हाँ ये जातिवाद और वंशवाद से वो ग्रस्त हैं, इसको कह सकते हो। लेकिन देखिए देखिए, एक तो ये हुआ कि आपने पार्टी बना दी, आपने थोड़ा थोड़ा टिकट सबको दे दिया। उस टिकट देने से मोहब्बत नहीं पैदा होता। मोहब्बत पैदा होता है जब उस पार्टी में उनका लगाव होता, उस संगठन में उनको प्रमुखता मिलती, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते, वो भी मुख्यमंत्री बनते, तब वो जुड़ाव होता है। बाकी तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है। क्षेत्रीय दल भी हैं, जैसे जो जिस जाति का दल चला रहा है, अपने दल अपने जाति के लोगों को 120 टिकट दे देगा, तो अन्य जाति वालों को भी किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। तो आप कह सकते हैं कि वो प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं, और जिनको टिकट मिल गया या जो टिकटार्थी हैं उसमें टिकट लेना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, तो उसको उस व्यक्ति से तो मोहब्बत होगा ना, उस जाति से मोहब्बत होगा। लेकिन पूरी जाति को हो गया क्या? आज किसी पार्टी को देख लीजिए, उस नेता का जो जाति है, उस जाति के लोग उसके साथ अगर 90% होंगे तो अन्य बिरादरी के लोग वहीं होंगे जहां उनको टिकट मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्णता के साथ एक जो व्यापक जन समर्थन होता है वो इन नेताओं को अपने जाति का छोड़ करके अन्य जातियों का नहीं है। वो तो सिर्फ एक जुगाड़ व्यवस्था है, कुछ लोगों का जैसे जुगाड़ बन गया, शुरू में आए, राजनीति किए, उनके पास पैसा भी है, धन भी है, संसाधन भी है, और लोग तमाम उनसे जुड़ गए। कुछ लोगों का उत्तर भारत में संख्या बल भी ज़्यादा है, उसका भी एक ढंग से कहिए दुरुपयोग ही कर रहे हैं, राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उस संख्या बल के कारण लगता है लोगों को कि इस पार्टी से जीत जाएंगे, तो हर जात बिरादरी के लोग वहाँ से टिकट लाते हैं। लेकिन चंद लोगों के टिकट लाने से ये अर्थ नहीं हुआ कि उस व्यक्ति की पूरी बिरादरी उनके साथ जुड़ी हुई। अगर पूरी बिरादरी जुड़ी होती तो हारते क्यों? मतलब आपका कहने मतलब ये है कि पार्टी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक का बदलाव होना चाहिए समय समय पर। जो चुनाव होता है उसमें हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तभी वो पार्टी लोकतांत्रिक हो सकती है, तभी उनको बराबरी का हक मिल सकता है। यही कहना आप? बिल्कुल ये कहना है कि लोकतांत्रिक पार्टी होगी तभी सबका प्रतिनिधित्व होगा, सभी सबकी भागीदारी होगी। और पहले संगठन में तो भागीदारी दीजिए, फिर तो सत्ता में भागीदारी की बात बाद में आती है ना। पहले तो पार्टी का संगठन होता है, टिकट बंटता है, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं ना। तो आपने संगठन स्तर पर ही उनको भागीदारी नहीं दी, टिकट स्तर पर भागीदारी नहीं दी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरा ये कहना है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम ही को चुन लिया जाता है, हम कहते हैं कि हर पद का अगर कार्यकाल निर्धारित कर दीजिए तो फिर आगे आप कैसे चुने जाएंगे? जैसे बीजेपी में है,
2 कार्यकाल से ज़्यादा उनका व्यक्ति कोई भी किसी पद पर नहीं रह सकता। जैसे मेरे पार्टी में है, 2 कार्यकाल से ज़्यादा आप किसी पद पर नहीं रह सकते, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। हमने एक और आगे बढ़ा दिया, हाँ, कि भाई कहीं दो कार्यकाल रामलाल रहे, फिर रामलाल हटे तो रामलाल अपने पत्नी को बना दें, तो 2 कार्यकाल हो रहे हैं, फिर वो हटे तो उनका बेटा हो जाए, तो वो भी एक ही परिवार में चलता रहे और नियम भी फॉलो हो रहा है। तो हम लोगों ने ये कर दिया कि जब कोई किसी पद से हटेगा तो उसके जगह पर उसके जाति का, और कोशिश ये होगी कि मतलब जब जाति का ही नहीं होगा तो परिवार तो अपने आप खत्म हो गया ना, उसके क्षेत्र का भी, प्रांत का भी, उस प्रांत तो अभी हम शब्द नहीं प्रयोग किए हैं, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का कोई व्यक्ति उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होगा, यानी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। तो जब चुनाव नहीं ही लड़ेगा तो कैसे वो कंटिन्यूअस निरंतर हो जाएगा, तो लोकतंत्र अपने आप आ जाएगा ना। जैसे हमारी पार्टी में हम 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1 कार्यकाल और रह सकते थे, लेकिन चूंकि नई पार्टी है, एक विचारधारा हम लोग स्थापित कर रहे हैं, अब विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। जैसे हम भी जब खड़ा किए थे, लोग कह रहे ऐसे सभी बात करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, संविधान में तो ऐसे सभी लिखते हैं, बदल लेते हैं, तमाम तरह की बातें हुई। तो हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और राष्ट्रीय परिषद ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, शुरुआती दौर पर 3-3 साल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना चाहिए, और बदल भी गया। डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी और पीएचडी हैं, अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं, नौजवान भी हैं, 55 साल की उम्र है, कारवां को लेकर चलेंगे। अब अगला कोई बिहार का आएगा, फिर कोई मध्य प्रदेश का आएगा, अन्य जातियों के लोग भी, पिछड़ों में बहुत सी जातियाँ हैं ना, दलित समाज बहुत जातियाँ हैं। हमारा शोषित वंचित समाज एक जाति से नहीं बनता है, तमाम जातियाँ हैं, तो बहुत से प्रतिभाशाली भी लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य, जैसे हम लोग पार्टी खड़ा कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा सा धैर्य कम है। तो जिसके पास थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चटक आदमी, चटक माने अच्छा बोलना जानता है और थोड़ा सा पर्सनालिटी वगैरह भी अच्छी है, थोड़ा धन दौलत भी है, तो वो तुरंत एजेंडे में लग जाता है कि हम एमपी एमएलए बन जाए। तो एमपी एमएलए बनने में तो स्थापित दलों में जाएगा ना, तो नए दल को बनाने में ये सब दिक्कतें हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि बहुत नौजवान जुड़ गए हैं, हमारे सारे जिलाध्यक्ष नौजवान हैं, मंडल अध्यक्ष नौजवान हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम नौजवान हैं, और तमाम बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम प्रोफेसर्स लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े, इंजीनियर जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड तमाम अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जुड़े हुए हैं, कठिन काम तो है, लेकिन इस कारवां को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, क्योंकि हम संगठन में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। आप संगठन में लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी पार्टी को लोकतंत्र कहते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि पिछड़े, शोषित और दलित, क्या इनके अलावा भी पार्टी में किसी और को जगह मिलेगी क्या, और वो भी पार्टी में रह सकते हैं क्या, वो भी इसी पार्टी के राष्ट्रीय बन सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, पार्टी तो पूरे देश के लिए बनती है, सबके लिए बनती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो एक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां पहले से हैं जो सवर्ण राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो जब सवर्ण राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 पार्टियां पहले हैं, तो हम लोगों को उससे हट करके जो शोषित वंचित जमात के लोग हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है विकसित की जा रही है। लेकिन आप किसी के लिए पार्टी विकसित अगर कर रहे हैं, समझिए बात, किसी के लिए अगर पार्टी विकसित कर रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं अर्थ हुआ किसी के विरुद्ध विकसित कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग शोषित वंचित जमात के कल्याण के लिए, उनको सीधे राजनीति में लाने के लिए, सबको प्रतिनिधित्व भागीदारी देने के लिए, और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाकर केंद्र पर शोषित वंचित जमात सत्ता में आए, इसके लिए बना रहे हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बनाए। शिक्षा सुधरेगी तो सबके लिए सुधरेगी, रोजगार सुधरेगा सबके लिए सुधरेगा। भाई, इस देश में स्वतंत्रता के बाद से अगर सबको शिक्षा होती और ईमानदारी से परीक्षा होती
साक्षात्कार समाप्त कर दिया जाता तो क्या आरक्षण की ज़रूरत होती? नहीं होती ना। ये सारे लोग समझ सकते। तो हम लोगों का यही एजेंडा है। हो सकता है कि अगर हमारी पार्टी 10 साल केंद्र की सत्ता में रहे और पूरे, स्वाभाविक है जब केंद्र की सत्ता में रहेगी तो राज्यों में तो स्वाभाविक रूप से रहेगा ही ना। शुरुआत तो राज्य से होगी, जब तभी आप केंद्र बड़े तक पहुंचेंगे। बड़े फलक की बात करेंगे तो छोटी चीज़ें तो अपने आप हल हो जाती हैं ना। लोग यहाँ प्रधान से प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू करते हैं, हमारी पार्टी प्रधानमंत्री से प्रधान की यात्रा शुरू करेगी। तो जब आप बड़े सोच को लेकर चलेंगे तो बड़े सोच में बड़ा तो मिलेगा ही और छोटे लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग शोषित वंचित जमात के लिए बना रहे हैं पार्टी, लेकिन किसी के विरुद्ध नहीं, न किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई एजेंडा। लेकिन चूंकि ये सदियों से शिक्षा से, रोजगार से, सम्मान से, न्याय से, समता से, जो बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे ना कि रोटी और इज्जत की लड़ाई, रोटी प्रतीक है ये। रोटी माने शिक्षा होगा तभी तो रोजगार होगा, और रोजगार होगा तभी रोटी होगी। तो रोटी के साथ रोजगार, धन दौलत, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ जुड़ा हुआ है, व्यवसाय सब कुछ जुड़ा हुआ है। रोटी तभी मिलेगी ना जब इस फील्ड में सबको समान रूप से उपलब्धता हो और सबकी उसमें पहुंच हो। यही बाबा साहब भी कहते थे। भाई बाबा साहब ने भी यही कहा ना कि भाई जो शोषित वंचित जमात के लोग हैं उनको अपनी राजनीति खुद संभालनी पड़ेगी। अगर वो दूसरे से उम्मीद करें कि कोई आपको मुक्ति प्रदान कर देगा, कोई मुक्तिदाता हो जाएगा, तो लोग नहीं कर सकते। जैसे बाबू जगदेव प्रसाद ने एक उदाहरण दिया कि बाघ कभी भी बकरी की रखवाली नहीं कर सकता। हाँ, वो तो बकरी को खा जाएगा ना। तो बकरियों को तो अलग से अपना इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो शोषित वंचित जमात की हम लोग राजनीति खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके हित कल्याण के लिए खड़ा कर रहे हैं। और चूंकि वो 90% है तो अपने आप पूरा देश हो जाता है ना। कोई व्यवस्था आप 90% के लिए करिए तो क्या 10% को अलग कर देंगे क्या उसमें? और जब 90% का कल्याण है तो देश का कल्याण हो गया ना। तो ये थे टी प्रसाद जी, पूर्व IAS अधिकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी के। इन्होंने अपनी बातों को बखूबी रखा और इनका कहना है कि जब संगठन में बदलाव होगा, संगठन में सभी को मौका मिलेगा, तभी वो आगे चल के लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है, तभी उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आगे सब तरह का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। सर, आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सभी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।